वेलकम टू फेयर मीडिया। अब हम बात करेंगे इंडियन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का सेक्शन 125 के बारे में। 125 सेक्शन ये कहता है कि वन हु प्रमोट्स एनिमिटी और हेट्रेड among the community on the basis of race, religion, caste, all these factors. If one who create hatred in India in between the communities will be punishable up to 3 years or fine or both. तो रही बात ये इंडियन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का सेक्शन 125 है, लेकिन इस एक्ट को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन क्या सक्सेसफुल होगा या फिर ईडी और आईटी और सीबीआई के जैसा ही इलेक्शन कमीशन है या होगा? फिर एक बार इसके बारे में देखते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर्स है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है और दूसरे का नाम है ज्ञानेश्वर कुमार और तीसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। ये सुखबीर सिंह संधू भी रिटायर्ड है, ज्ञानेश्वर कुमार भी रिटायर्ड है और राजीव कुमार भी रिटायर्ड है। ये 3 ऑफिशियल्स भी रिटायर्ड आईएएस कैडर के हैं और ये लोग आईएएस कैडर की उम्र होती है 60 साल सुपर एनुएशन के लिए। सुपर एनुएशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स दे विल ऑटोमेटिकली रिटायर फ्रॉम सर्विस। लेकिन इसमें किसी आईएएस ऑफिसर को रिटायरमेंट करने के लिए पैनल होता था और जिस पैनल में चीफ जस्टिस होते थे, इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते थे, और मोदी और शाह की गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस को हटा दिया और एक अपोजिशन लीडर और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को एक पैनल बना दिया, जिसमें मेजॉरिटी बीजेपी की गवर्नमेंट की होने से ये रिटायर्ड ऑफिसर्स को इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा देकर बना दिया। ये लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना जरूरी है ये के लिए, लेकिन क्या ये कर पाएंगे लोग? क्या जो भी बीजेपी कैंडिडेट्स हो या इंडिया अलायंस कैंडिडेट्स हो या फिर बीजेपी के कैंडिडेट्स हो या शिवसेना हो या कौन सी भी पार्टी हो, कौन सी भी पॉलिटिकल पावर में जो है इंडिया में, वो कहीं भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियन और रेस बेसिस पे वोट मांगता है, वोट पूछते हैं आवाम से, तो वो क्राइम है ये सेक्शन के तहत, जिसकी सजा 3 साल होती है। क्या इलेक्शन कमीशन वाकई में इतना दमदार ऑर्गेनाइजेशन इस दमदार तरीके से काम कर पाएगा इस बार? हमें तो लगता है ये काम नहीं कर पाएंगे। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ मोदी शाह गवर्नमेंट। सो ये लोग चाहते हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन ना हो पाए, फिर दोबारा 400 पार 370 पार का होना है और ये लोग के कंट्रोल में ये इलेक्शन कमीशन काम करता है। काम करना समझ रहे हैं लोग, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली दे शुड वर्क इम्पार्शियली, दे शुड वर्क टू सी दैट द इलेक्शंस ऑफ दिस कंट्री गो इन फेयर मैनर एंड फेयर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन के हिस्ट्री में आज तक आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक ही नाम आज तक भी यादगार रह गया है, वो टी.एन. शेषन साहब है। वो टी.एन. शेषन साहब के इलेक्शन आज तक भी लोग नहीं भूल पाए। वो उतना डरा के, उतना सहम के इम्पार्शियल इलेक्शन कर पाए थे वो, लेकिन आज तक उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया और कोई करा भी नहीं आज तक। और कौन सी गवर्नमेंट जो पावर में होती है, सत्ता में होती है, वो टी.एन. शेषन के जैसे इंसानों को अपॉइंट नहीं किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए, और ना ही कोई छोटा मामूली कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर का तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन वो कोई कर नहीं पाया। तो क्या अब हिंदुस्तान के कई मुद्दों में अहम मुद्दा ईवीएम का है और ईवीएम के मुद्दों पर हजार लाखों लोग दिल्ली में धरना करने के बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर वो लोगों के रिपोर्ट्स और वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन, ये वो लोगों की अपील, वो लोगों का दरखास्त का भी कोई भी सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो लोगों का आका, वो लोग का बॉस खुद मोदी शाह गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट ईवीएम से ही इलेक्शन कराने के लिए तय है और
वो इलेक्शन करा के ही ईवीएम से ही वो जीत पाएंगे, वरना वो जीत नहीं पाएंगे। बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन कराए तो हम चैलेंज करते हैं कि बीजेपी वालों को डिपॉजिट भी नहीं बचेगी। लेकिन ये मुद्दा कौन देखना चाहिए? इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखना चाहिए और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स देखना चाहिए। माने तीनों का पैनल हिंदुस्तान का इलेक्शन चलाता है और ये लोग पूरे रिटायरमेंट हो चुके हैं। रिटायर्ड पर्सन्स के ये क्या ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने का भरोसा तो हमें तो किसी तरीके से भी हमें नहीं मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट, ना कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भी बात करती है और इलेक्शन का फेस में आ चुके हैं हम और इलेक्शन नोटिफिकेशन भी आ गया है। कई जगह फर्स्ट फेज के इलेक्शनों की तैयारी चल रही है। लेकिन मोदी जी के भाषणों में और दूसरे बीजेपी के भाषणों में क्या एनिमिटी और हेट्रेड नहीं है? इट इज अ फुल ऑफ एनिमिटी एंड हेट्रेड। पूरे स्पीचेस ये लोग के उसी से भरे हुए हैं। और दूसरी बात, ये लोग जात पात के मुद्दे पर ही वोट मांगते हैं और वोट की फैक्ट्री ये लोग की ईवीएम से चलती है। तो ये लोग वही हिंदुइज्म के मुद्दे पर, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भी बात करते हैं। लेकिन जो पब्लिक को चाहिए, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन जैसे अहम मुद्दे हैं, वो मुद्दों पर ये लोग बात करना नहीं चाहते। और जो भी कंप्लेंट होता है, अगर कोई कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन और ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत जो काम करने की ताकत को देखकर कैंडिडेट्स अगर एनिमिटी को, हेट्रेड को प्रमोट करते हैं, तो कोई भी अपोजिशन एमपी कैंडिडेट इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करता है, तो क्या इसको एड्रेस कर पाएंगे ये लोग? ये लोग के पास इतनी काबिलियत, इतनी खूबी है क्या? ये लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है? अगर ये लोग कहीं भी कौन से भी पार्लियामेंट्री 543 में कहीं फेल होते हैं, तो ये लोग के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? ये लोग कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे? विल दे हेल्ड रेस्पॉन्सिबल for the violation of Indian People's Representation Act? We say no, because they do not have any responsibility in their work as a chief election commissioner. क्या है ये लोग के ऊपर जिम्मेदारी? क्योंकि ये लोग सर्विस से रिटायरमेंट हो चुके हैं। ये लोग कैसा निभाएंगे इसको? और गवर्नमेंट के पास कौन से मुद्दे होंगे? ये लोग के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए पेंशन रूल्स आड़े आ जाएंगे और रिटायर्ड पर्सन के ऊपर क्या कर सकते हैं? कुछ इसका जवाब तो आवाम को देखना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को देखना चाहिए और प्रेस को देखना चाहिए। लेकिन हमें तो किसी भी सूरत में ये जो धांधलियां इलेक्शन के होते हैं, ये जो प्रमोशन ऑफ हेट्रेड और एनिमिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन होता है, इसको ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म होकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और अपने ही कारनामों के मामले में और वोटर से इलेक्शन में वोट मांगनी चाहिए, ना बल्कि रामालय के मुद्दे पे, ना बल्कि मोदी जी के जो ड्रेसों पे, जो उनके एक्शनों पे, उनके मामलात पे या फिर हिंदुत्व के एजेंडा पे होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।